तो हेलो बच्चों, कैसे हो। कल हमने आपसे बात करी थी कि कैसे हम आगे स्ट्रेटजी फॉरवर्ड, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे कैसे हम चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम प्रॉब्लम्स जो हमारी परसिस्ट हो रही थी क्लास 11th में वो क्लास 12th में हम कैसे सॉल्व करेंगे। उन सब के बारे में हमने कल बात करी थी। आज हम अपना क्लास 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। अभी हमारा जो चैप्टर रहेगा वो सॉल्यूशन ही रहेगा। सॉल्यूशन होता क्या है? क्या है सॉल्यूशन? दो चीजों का मिक्सचर, दो चीजें आपस में मिक्स कर देना, सॉल्यूशन बन जाना। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन सेम और डिफरेंट फिजिकल स्पेस। वो सेम भी हो सकते हैं और अलग स्टेट में भी हो सकते हैं। द सब्सटेंस forming the solution are called component of the solution. On the basis of number of component, a solution of two component is called a binary solution. कहने का मतलब है दो चीजों को आपस में मिक्स कर देना, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जब दो चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं, कभी कभी ऐसा भी सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें चीजें आपस में मिक्स नहीं होती हैं, जो इमिसिबल्स होते हैं। कुछ चीजें आपस में मिक्स भी हो जाती हैं। जैसे सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। कहने का मतलब सर, सॉल्यूट वो चीज जो घुल रही है और सॉल्वेंट वो चीज जिसमें सॉल्यूट घुल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हमारा क्या बना? सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन सिर्फ एक ही तरह का होता है? नहीं, सॉल्यूशंस अलग अलग तरह के होते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी या सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है सॉल्वेंट से। तो डाइल्यूट क्या हुआ? डाइल्यूट जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है सॉल्यूट से, वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, एक रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बिल्कुल रियल लाइफ बेस्ड, जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मान लो आपने एक ग्लास पानी लिया, एक ग्लास पानी में आपने 2 चम्मच चीनी डाली, घुल जाएगी? ऑब्वियसली इजीली घुल जाएगा। हमने एक ग्लास पानी लिया, उसमें हमने 2 शुगर स्पून डाले, घुल जाएगा? हाँ, घुल जाएगा। अब हमने एक गिलास पानी में 2 की जगह 5 या फिर 7 चम्मच चीनी डाली, घुल जाएगी? सर क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है चीनी की, पानी की क्वांटिटी कम है, तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल, ये आपका एक गिलास पानी था, उसमें आपने 2 चम्मच चीनी के डाले, दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर? वापस आते हैं। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन अ सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी व्हाइल द अदर कंपोनेंट नोन एज सॉल्यूट। बाइनरी सॉल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो अभी अभी आपको मैंने समझाया, जिसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट।
सॉलिड सॉल्यूशन, अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट और उनके एग्जांपल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड, सॉल्यूट, सॉल्वेंट भी सॉलिड। एग्जांपल एलॉयज। एलॉयज आपने सुने होंगे, बहुत सारे एलॉयज होते हैं, जैसे ब्रास एक एलॉय है। लिक्विड, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉलिड, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, अमलगम ऑफ Hg with Na, solute, gas, solvent, solid, dissolved gases in minerals। सुना होगा आपने मिनरल्स, ओर्स होती हैं, ओर्स से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, उनमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो वो जो सॉल्यूट है वो गैस है, सॉल्वेंट सॉलिड, तो जो हमारा एग्जांपल हुआ वो हुआ डिसॉल्व गैसेस इन मिनरल। लिक्विड सॉल्यूशन कौन कौन से हुए सर? सॉल्यूट फॉर एग्जांपल आपने ले लिया सॉलिड, चीनी। सॉल्वेंट आपने ले लिया लिक्विड, पानी। सॉल्यूशन कैसा होगा सर? शुगर सॉल्यूशन। कैसा? शुगर सॉल्यूशन। चाहे आप इसकी जगह सॉलिड की जगह नमक ले लो, नमक घोल लो चम्मच से पानी में, तो एग्जांपल कैसा हुआ? सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। मतलब सॉल्ट का सॉल्यूशन भी हो सकता है वाटर में और शुगर का सॉल्यूशन वाटर में। सॉल्यूट, लिक्विड, सॉल्वेंट, लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। पानी लिया, शराब ली, आपस में मिक्स किया, तो हमारा क्या बन गया? अल्कोहल इन वाटर। रम, बुला देगी सारे गम। गैस, सॉल्यूट, लिक्विड, सॉल्वेंट। ड्रिंक्स, कौन सी ड्रिंक्स? CO2 ड्रिंक्स। सर समझे नहीं, एग्जाम्पल पेप्सी, गैस है, CO2, पानी, उसमें और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आपस में मिक्स हुए, लेकिन ये एक एग्जाम्पल था कि हाँ, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसमें फिज होती है, वो जब आप खोलते हो उसको तो उसमें से गैस के पार्टिकल्स बाहर आते हैं। वो कौन सी गैस है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सॉल्यूट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सॉल्यूट कोई गैस, सॉल्वेंट, लिक्विड। लास्ट आता है हमारा गैसियस सॉल्यूशन। अब ये गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट, सॉलिड, सॉल्वेंट, गैस, आयोडीन वेपर इन एयर। मतलब एग्जाम्पल क्या है हमारा? आयोडीन वेपर्स इन एयर। सॉल्यूट, लिक्विड, सॉल्वेंट, गैस। एग्जाम्पल नॉर्मल वाटर वेपर्स जो हमारे एयर में होते हैं, जो नमी हमको देखने को मिलती है। सॉल्यूट, गैस, सॉल्वेंट, गैस आपकी सिंपल एयर, विच इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, अलग अलग गैसेस हैं। क्लियर? आगे बढ़े। कल आपको बताया था मैंने कि किस तरीके से आपको अपनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी यूज करनी है। इफ वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इफ वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, मतलब आपने जिसमें घोल रहे हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हम जब कल न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के, कल या परसों, जब जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको एक प्रॉब्लम जरूर परसिस्ट होगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी? वो प्रॉब्लम होगी ए और बी की। बहुत सारे फॉर्मूलेस जो बनेंगे वो ए और बी की टर्म्स में बनेंगे। सर मैं समझा नहीं, समझाता हूं। कभी नींबू पानी बनाया है, कभी चाय बनाई है, कभी चाय बनाई है तो कभी पतीला लिया होगा, पतीले में सबसे पहले आप क्या डालते हो? पानी डालते हो, या फिर चीनी और चाय पत्ती डाल देते हो? नहीं, पहले हम पानी डालते हैं। तो हमारा जो 1 या फिर ए होगा वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, और जो 2 होगा या फिर बी होगा वो हमेशा सॉल्यूट होगा। ये न्यूमेरिकल्स में मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से, जब हम कल न्यूमेरिकल्स या कल क्वेश्चंस या एमसीक्यूज लगाएंगे इस चैप्टर के, तब मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कह रहा है इफ वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, उस सॉल्यूशन को कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर है। एंड इफ नॉट, सॉल्यूशन कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि अगर उसमें वाटर यूज नहीं हो रहा है तब वो कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट वी हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि
जो सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, उसके ऊपर हमारे पास अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन है unsaturated solution. Unsaturated solution, a solution in which more solute can be dissolved without raising temperature, is called an unsaturated solution. For example, तुमने एक ग्लास, सेम एग्जांपल है, वही चलता रहेगा, आपको बिल्कुल बेसिक उस पे रहना है। आपको पहले समझना है कि सॉल्यूशन एक्चुअली में चैप्टर है क्या, इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये क्या समझाना चाहता है। एकदम से चैप्टर के ऊपर मत जाओ, चैप्टर एकदम से स्टार्ट मत करो, चैप्टर को समझो, चैप्टर क्या बताना चाह रहा है। अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, आपने एक ग्लास, सेम एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास पानी लिया। अब एक ग्लास पानी में आपने 2 चम्मच चीनी डाले, 2 शुगर स्पून। आपने 2 चम्मच चीनी डाली एक ग्लास पानी में। अब जब हमने इसमें 2 चम्मच चीनी डाले और हमने इसको घोला, ये घुल जाएगा? यस सर, घुल जाएगा। 2 चम्मच और डाले, घुल जाएगा? हाँ सर, घुल जाएगा। ये तब तक घुल सकता है जब तक उस लिक्विड के पास स्पेस है, उस लिक्विड के जो इंटरमॉलिक्यूलर, ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उस लिक्विड के पास, ये जब तक ये स्पेस फिल नहीं होता कंप्लीटली, वो तब तक शुगर, चीनी घुल सकती है, घुलती रहेगी। वो सॉल्यूशन तब तक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, वो तब तक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन जब उसमें घुलनी बंद हो जाएगी चीनी, एक टाइम आएगा, आप एक गिलास पानी में कितना चम्मच घोल लोगे? आप एक गिलास पानी में कितना चम्मच चीनी घोल लोगे? 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, कितना चम्मच? एक टाइम आएगा जब उसमें चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution in which no solute can be dissolved further at a given temperature called saturated solution. सवाल आता है कि क्या सर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। कैसे? आपको कुछ नहीं करना, आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना सकते हो। यहां पर एक लाइन लिखी, यहां पर एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, एट अ गिवन टेम्परेचर। क्या मतलब हुआ इसका? गिवन टेम्परेचर का मतलब उस टेम्परेचर पे अगर आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब वो, उसके पास टेंडेंसी बन गई कि वो और ज्यादा सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हमारे दो सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए, विच इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सॉल्यूट देन दैट वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेट इट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सॉल्यूट देन दैट वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेट, मतलब जितना सॉल्यूशन हमको चाहिए, सॉल्यूशन जो हमको चाहिए जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट देन दैट वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेट, कि एक पॉइंट पे सैचुरेट होने पे और ज्यादा हम सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं और ज्यादा सॉल्यूट उसमें हो, उसको कहते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी, अगला टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज किसी के अंदर डिसॉल्व हो रही है तो टेंडेंसी टू गेट डिसॉल्व, मतलब डिसॉल्व होने की क्षमता, सॉल्युबिलिटी, कि कितना वो उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। किसको? सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व हो सकते हैं, उनकी क्या सॉल्युबिलिटी है, दैट इज सॉल्युबिलिटी, कि डिसॉल्व होने की टेंडेंसी, टू गेट डिसॉल्व्ड। टू गेट डिसॉल्व
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जनरली फॉर एग्जांपल 100 ग्राम, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर इज टर्म्ड एट सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट में, जनरली 100 डिग्री जो उसने लिया एग्जांपल, उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ टेम्परेचर। किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता होगा? फॉर एग्जांपल द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ लिक्विड, चलो solubility of a solute in a liquid, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते होंगे? फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते होंगे? पहला टेम्परेचर, सिंपल। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी भी समझाया कि फॉर एग्जांपल आपको सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट में, सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट में, आपको चीनी डिसॉल्व करनी है पानी में। तो जब हमने चीनी डिसॉल्व करनी है पानी में तो हमने 2 चम्मच डाली, घुल गई, 2 चम्मच और डाली, घुल गई, 2 चम्मच और डाली, घुल गई। एक टाइम आया भैया घुलनी बंद हो गई। अब घुलनी बंद हो गई तो क्या करें? आप उसको हीट करो। जब आप इसे हीट करोगे तब उसकी चीनी की जो टेंडेंसी है और ज्यादा बढ़ जाएगी डिसॉल्व होने की पानी के अंदर। इसका मतलब पहला फैक्टर कौन सा इफेक्ट कर रहा है? टेम्परेचर। सेकंड टर्म बोलूंगा, ध्यान से सुनना, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या बोला? लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या मतलब है सर इसका कहने का? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब यहां पर है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर हमारा हो गया, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया। प्रेशर वो सिर्फ गैसेस के केसेस में होगा, आगे आएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ये आगे अभी आएगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक? अब ऑब्वियसली 50 के 50 से तो आप बात नहीं कर सकते हो, या फिर आप अपनी दिल की बातें या फिर आप अपनी पर्सनल बातें या कुछ बातें, वो बहुत कम लोग होंगे जिनसे आप करते होंगे, 1 या 2। इसका मतलब आप सबके साथ बात नहीं करते हो, आप किसी 1 या 2 के साथ बात कर रहे हो। ऐसे ही नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हर चीज नहीं घुलती है हर चीज के अंदर, हर चीज नहीं घुलती है हर चीज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जो समझाया लाइक डिसॉल्व लाइक, ऐसे ही पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, और नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। क्लियर है बच्चों? जैसे पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, वैसे ही नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। अब नॉन पोलर सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। टर्म थी जिस फैक्टर पे हम काम कर रहे थे वो था लाइक डिसॉल्व लाइक। अब आया समझ? ये हमारा सेकंड फैक्टर है। पहला फैक्टर था हमारा टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जैसे चीनी शहद के अंदर नहीं घुल सकती क्योंकि शुगर एक बहुत विस्कस होता है, ठीक है, आपको उसको घोलने के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हो प्रॉब्लम परसिस्ट हो सकती है। ऐसे ही नेचर ऑफ सॉल्यूट, पानी घुल सकता है, पानी में चीनी घुल सकती है इजीली, बट शहद में चीनी नहीं घुल सकती है। इस वजह से नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो जिसमें घुलना चाहता है वो उसमें घुलता है। उसके बाद आता है जिसका हम बात कर रहे थे, प्रेशर।
इन केस ऑफ गैसेस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। छोटा था मैं जब फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ में रहूंगा, हमारे घर लिटरली मेहमान आए। और जनरली क्या होता है, मेहमानों से पूछा जाता है कि आप गर्मियों के दिनों में ठंडा लोगे कि गर्म लोगे। अब मेहमान भी बोलते हैं कि नहीं ठंडा लेंगे। तो मैं भाग कर गया, मेरे घर वालों ने मुझे भेजा दुकान तक और भाग कर गया और मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल भागे भागे लेकर आया। जब मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल भागे भागे लेकर आया, तब जैसे ही मैं वापस आया और जब मैंने उसको खोला, सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर। उस दिन तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, मार तो अलग से पड़ी थी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे उस दिन समझ नहीं आया ये क्या हुआ। बट जैसे ही मैं क्लास 8 या फिर 9th में पहुंचा, मुझे समझ आया कि यहाँ पर प्रेशर का रोल है, यहाँ प्रेशर है, यहाँ गैसेस हैं। वही फैक्टर अब हम समझाने जा रहा हूं मैं आपको, विच इज प्रेशर, विच इज प्रेशर। इन केस ऑफ गैसेस प्रेशर कैसे इसमें आता है, आपका जो प्रेशर ऑफ गैसेस है उस लॉ को कहते हैं हम हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, क्या उसकी स्टेटमेंट है? कहता है द मोस्ट कॉमनली यूज टर्म ऑफ हेनरीज लॉ स्टेट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution and it is expressed as P is equal to KH into mole fraction. This is mole fraction बेटा, x नहीं है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है सब समझाऊंगा एक एक करके। इस पॉइंट के बाद आपको मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एक एक चीज समझाई जाएगी। क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन को यहां पे उसने सॉल्युबिलिटी की टर्म में समझाया गया है। क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमनली यूज टर्म फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर, जितना भी पार्शियल प्रेशर होगा गैस का इन वेपर फेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहा गया है हेनरीज कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? हेनरीज कांस्टेंट। इसके क्वेश्चंस हम लगाएंगे, कल लगाएंगे, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। और यहां पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। जितना ज्यादा KH होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैस की डिसॉल्व होने की। द वैल्यू ऑफ KH डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल नाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। इसी वजह से जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं ठंडे पानी में, क्योंकि उसमें ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है रेदर देन वार्म वाटर। 8th 9th पढ़ते ही आ रहे हैं। एप्लीकेशंस हेनरीज लॉ की, एक एप्लीकेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी, विच इज सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी, कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, सोडा जो मिलाया जाता है कहाँ, अल्कोहल में। कहते हैं CO2 इज पास्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी। आपने कभी नोटिस किया होगा, नहीं किया तो मैं आपको नोटिस करवा देता हूं। आपने कभी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, वो कभी आपने जो सील्ड पैक बोतल होती है, आपने कभी उसको दबाने की कोशिश की है? जब आप उसको दबाने की कोशिश करोगे वो दबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा CO2 डिसॉल्व है। जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। लेकिन जैसे ही आप उसको खोलते हो तो सारी की सारी गैस जो है फिज की फॉर्म में वो एकदम से आपको सुनाई देती है। आपको, आप जब कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डालते हो तो आप देखते हो कि बबल्स आपको नजर आ रहे हैं, फिज नजर आ रही है। दैट इज द, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस जो है वो डिसॉल्व होगी उस लिक्विड के अंदर, उस सॉल्वेंट के अंदर। क्लियर है? सेकंड जो एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की, वो क्या है? नहीं पता तो बताते हैं। बेंड्स सुना होगा आपने, नहीं सुना कोई बात नहीं, बेंड्स आपको आज बताते हैं। बेंड्स क्या चीज होती है? बेंड्स जो डाइवर्स होते हैं ना, डाइवर्स मतलब जो स्कूबा डाइवर्स, जो सी डाइवर्स होते हैं, आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जो स्कूबा डाइवर्स, सी डाइवर्स होते हैं, उनके पीछे एक सिलेंडर होता है। अब होता क्या था पहले,
जो सी डाइवर्स होते थे ना वो ऑक्सीजन कैरी करते थे उसमें, ऑक्सीजन, नॉर्मली जो ऑक्सीजन होती है, बट लोगों को लगता है कि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, नहीं, उसमें डाइल्यूटेड एयर है। डाइल्यूटेड मतलब उसमें और भी एयर मिक्स है, उसमें और भी गैसेस मिक्स हैं। टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट बेंड्स accompanying the decompression of deep sea divers, O2 diluted with less soluble helium gas is used as breathing gas। लग रहा होगा अभी तक कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस यूज होती थी, नहीं, यहां पर हीलियम गैस इज यूज्ड एज ब्रीथिंग गैस। हीलियम गैस इज यूज्ड एज ब्रीथिंग गैस। सर फिर हम क्या हीलियम इनहेल करते हैं या फिर हम क्या इनहेल करते हैं? जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, सी डाइवर्स होते हैं, जो जो नीचे जाते हैं, आप नीचे जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है प्रेशर नीचे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, प्रेशर नीचे बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो नीचे जाके जब एयर या जो भी उनके सिलेंडर में होता है वो जब उसे इनहेल करते हैं वो कहीं ना कहीं नर्व्स में रह जाती है, और जब वो ऊपर अपने सरफेस पे आते हैं और सांस लेने की कोशिश करते हैं, अपना मास्क उतार के सांस लेने की कोशिश करते हैं, तब एकदम से जो बबल्स की फॉर्म में आपकी नर्व में से गैसेस बाहर आती हैं और इसमें मर भी सकता है इंसान, मरते भी हैं, मैंने खुद ये यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने अब जो सिलेंडर है, सिलेंडर में अब ये डाइल्यूटेड गैस यूज करने लग गए हैं, जिसमें हीलियम भी है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तीसरी जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन जो है वो प्रॉब्लम आती है उन लोगों को जो रहते हैं एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड मतलब आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, नॉर्मली देखते हैं लोग लद्दाख के व्लॉग्स, जो मोटो व्लॉगर्स होते हैं वो जो जाते हैं बाइक्स लेकर, आपने देखा होगा, और वहां पर जाके उनको प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं वो, ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे मतलब ऊपर पहाड़ों पे जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है देन एट द ग्राउंड लेवल। तो दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड ऑफ क्लाइंबर्स व्हिच कॉज एनॉक्सिया। और इससे पहले वाला जो टॉपिक था हमारा बेंड्स, ये वाला, ये पेनफुल इफेक्ट बेंड्स, इसके ऊपर सीबीएसई में क्वेश्चंस आ रखे हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को लास्ट 10 इयर्स में मिल जाएंगे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। हम वापस आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, which is at high altitude the partial pressure of oxygen is less than at the ground level. This leads to low concentration of oxygen in the blood of climbers which cause एनॉक्सिया। उस बीमारी का नाम है एनॉक्सिया। बीमारी तो नहीं कहूंगा, एक प्रॉब्लम जो परसिस्ट हो जाती है इनको सांस लेने में, उन्हें एनॉक्सिया कहते हैं। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने आपको बताया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वो कह रहा है दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। हम अगर हम कंसंट्रेशन के ऊपर बात करें कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है सर, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है सॉल्यूट से, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होती है सॉल्यूट से, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है। ऑलरेडी बता चुके हैं हम आपको। इसके बाद जो हमने अब आपको समझाना है दैट इज, अभी हमने एक बात करी थी जिसमें मोल फ्रैक्शन की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? मोल फ्रैक्शन की। सर क्या चीज है? एक होता है मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन? जो घुलेगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर। किस में घुलेगा? सॉल्वेंट में घुलेगा। क्लियर? मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ऐसा यूनिट मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल पर लीटर। क्लियर है बच्चों? उसके बाद आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेम फॉर्मूला, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ, ध्यान से सुनते रहना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इधर 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 ध्यान दो, इधर उधर मत देखो। सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट कौन? जिसमें घुलेगा। क्लियर है? इसके बाद जो आता है ऐसा यूनिट मोलैलिटी, मोल पर केजी। बच्चों क्वेश्चन बहुत जल्द लगाएंगे इस चैप्टर के, सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। सीबीएसई, एनसीईआरटी, जेई, आईआईटी, नीट, सब कुछ एवरीथिंग क्वेश्चन लगाया जाएगा। एक बार चैप्टर खत्म हो जाने दो, सारे के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आपके पास लेकर आएंगे हम लोग। मेहनत किसको करनी है? सिर्फ आपको। वैसे तो मेहनत हमको भी बहुत करनी है आपके साथ साथ, लेकिन असली मेहनत किसको करनी है? आपको। हम लोग आपको एक एक चीज प्रोवाइड करेंगे, एक एक चीज, हर चीज, डीपीवी, सब कुछ, प्रीवियस ईयर्स, डेली प्रैक्टिस, एवरीथिंग। मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। मोल फ्रैक्शन क्या चीज है? फॉर एग्जांपल आपके पास दो सब्सटेंस है, ए एंड बी। ए एंड बी। अब मान लो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय, कुछ लोग इसको चाई बोलते हैं, कुछ लोग इसको एक्स भी बोलते हैं। आपको जो समझ आए आप उस तरीके से इसको समझ सकते हो। देखो, समझना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्वेश्चंस लगाने जरूरी हैं। ठीक है? आप इस चीज पे मत जाओ। मेरे बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं। भाई पढ़ोगे कब बच्चों? कब पढ़ोगे उसको? इतना टाइम है आपके पास कि आप उसको पढ़ सको? कोशिश करो यहीं पर ही समझो, यहीं पर ही उसको लगाने की कोशिश करो। सिर्फ 1-1.5 घंटे में आपको पूरा चैप्टर, सारे क्वेश्चन, आपको प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ समझाया जा रहा है। अब आपको ए और बी, आपके पास दो सब्सटेंस हैं। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स या चाय। तो आपको अगर ए का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपके पास मान लो 3 सब्सटेंस भी हैं तो नीचे नंबर ऑफ मोल्स टोटल, जो Na प्लस Nb प्लस Nc, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। बी, अगर आपको बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ। सर नंबर ऑफ मोल्स समझा दीजिए एक बार। नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स सिंपल फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जितना भी आपका गिवन मास होगा अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, ये होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आओ समझाता हूं। एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये उनके लिए है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लेजी बच्चे हैं, they don't want to calculate another mole fraction of another substance। ये उनके लिए है कि Xc plus Xv is always equal to 1, तो Xv is equal to क्या हो जाएगा? 1 माइनस Xa। ये चाय भी बोल सकते हो, जिसको आप, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, जिसको जिससे समझ आता है उससे शुरू कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं, जरूरी यह है कि आप क्या समझ रहे हो। आपका समझना जरूरी है। समझ आई मेरी बात? ये होता है मोल फ्रैक्शन। क्लियर? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। मैं आपको बता, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ए एंड बी के लिखा हुआ है Na एंड Nb, द मोल फ्रैक्शन A विल बी X से चाहे A इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb।
XB इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB एंड XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। आपको सारे ये नोट्स जैसे आपको जिस फॉर्म में चाहिए, डॉक फॉर्म में चाहिए, PDF में चाहिए, PPT में चाहिए, सब कुछ हम अवेलेबल करवाएंगे। आप कमेंट में, आप वीडियो के नीचे कमेंट करें आपको किस तरीके से नोट्स प्रोवाइड किए जाए, हम उस तरीके से आपको यहां पे नोट प्रोवाइड करेंगे और क्वेश्चंस भी लगवाएंगे। मोलैलिटी आपको समझा चुका हूं मैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ऑलरेडी बता चुका हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास, मोलैलिटी इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है मास फ्रैक्शन। हाँ, यहां पर एक छोटी सी चीज है जो मुझे आपको समझानी है, जो बहुत कम हमारे YouTube पे जो एजुकेशन कंटेंट बनाने वाले हैं बहुत कम लोग बताते हैं। मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो सब बच्चे को पता है कि मास फ्रैक्शन क्या चीज होती है, कि अगर परसेंटेज में दिया होगा टोटल उसका मास उस सॉल्यूट का अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये चीज नहीं है, वो चीज है डेमल। इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्वेश्चन मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि ये क्या चीज है। इट रिप्रेजेंटेड, डी से डिनोट होता है, इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा राउल्ट्स लॉ। क्या कहता है राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल दोनों के लिए बना था। वॉलेटाइल क्या होते हैं? वॉलेटाइल जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, नॉन वॉलेटाइल जो इजीली इवेपोरेट नहीं होते हैं, वेपर की फॉर्म में है। अगर मैंने एक बार किसी बच्चे से पूछा तो वेपर प्रेशर क्या होता है, उसने बड़ा प्यारा आंसर, बहुत अच्छा आंसर, बहुत इजीली उसने बोला वेपर प्रेशर, सर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। खत्म। राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट्स लॉ स्टेट्स फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ 2 volatile liquids the vapor pressure of each liquid in the solution is less than the respective vapor pressure of the pure liquid। क्या कह रहा है? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ 2 volatile liquids है, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड, जो वेपर प्रेशर होगा ईच लिक्विड का, हर लिक्विड का, दोनों में 2 लिक्विड्स है हमारे पास, इन द सॉल्यूशन, वो कम होगा वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। समझ रहे हो? प्योर स्टेट मतलब उसकी खुद की प्योर फॉर्म। एंड द इक्विलिब्रियम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लिक्विड्स है, मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लिक्विड्स हैं, ए और बी, ए एंड बी। क्लियर? अब आपको ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स ए मोल फ्रैक्शन, बी का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा इनटू मोल फ्रैक्शन। तो टोटल कितना हो गया? P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और यही चीज यहां पर भी बहुत अच्छे से समझा रखी है। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्लियर? हाँ या ना? द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग द प्योर लिक्विड व्हेन चाय या फिर मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो K इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट ए विच इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड। बार बार बोलता आ रहा हूं, पीछे भी समझाया, अभी यहां पर ये रहा P नॉट ए, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, ये कह रहा था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया हमारे पास एक
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको इसने नाम दिया कि वेपर प्रेशर इन प्योर लिक्विड व्हेन Chi is equal to 1 then K is equal to P naught A, the vapor pressure of pure liquid। मैं बहुत बार बार जोर डाल रहा हूं प्योर लिक्विड के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं जब समझ आते हैं ना, जब क्वेश्चन सामने आते हैं, तब अभी तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हाँ सर ठीक है, P is equal to P naught A x A, PB is equal to P naught B x B, तो टोटल जो हो गया वो PA plus PB which is P naught A x A P naught B x B। ये सर समझ आ गया सब कुछ, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आएगा ना, तोते उड़ जाएंगे तोते। क्वेश्चंस लगाने बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन की वर्डिंग्स को समझना मुश्किल है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि आपको कभी कभी बहुत बार ऐसा होगा कि आपको यही समझ नहीं आएगा कि इसमें फॉर्मूला क्या लगाएं, इसमें फॉर्मूला क्या लगाएं सर, क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहा है, सब कुछ पूरा चैप्टर समझ आ गया, तो इसे करें कैसे? तो इसको करें कैसे, इसीलिए कह रहा हूं कि मैं बार बार जोर डाल रहा हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, दिस इज फॉर प्योर लिक्विड। क्लियर? ये प्योर लिक्विड का है भाई, प्योर। आई बात समझ? प्योर लिक्विड। अब वापस आ जाओ, तो अब हमें पता है P टोटल इज इक्वल टू कितना हो गया, PA कितना था हमारा, P नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन, PB कितना था हमारा, P नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन, हाँ या ना? अब हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन XA या फिर चाय बी इज इक्वल टू 1 होता है। अगर ये इज इक्वल टू 1 होता है तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA, ये इधर चला गया, ये हो जाएगा 1 माइनस XA, हाँ या ना? आप इस फॉर्मूले को एक्सपैंड भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप इस फॉर्मूले को एक्सपैंड भी कर सकते हो। तो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A P नॉट B, अब आप XB की जगह रख सकते हो 1 माइनस XA, सेम फॉर्मूला जो अभी अभी पीछे बना, या दिख रहा होगा, P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A XB, ये फॉर्मूला एक्सपेंशन पे है, एक्सपैंड कर रखा है उसने। क्लियर है? अगर किसी को यहां पे समझ अभी भी ना आ रहा हो, तो हम जब इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्लियर? आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन होता है? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को ओबे करता है। सर समझा नहीं सर, राउल्ट लॉ को ओबे करने वाले सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। जैसे जब आपने दो चीजों, आपके पास दो A एंड B, दो कंपोनेंट्स हैं, आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, अब A एंड B आपके पास जो दो कंपोनेंट्स हैं, जब हमने इन दोनों को आपस में मिक्स किया तो अब इनकी वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, मतलब जो डेल्टा V मिक्सिंग है इज इक्वल टू 0, मतलब उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। डेल्टा H जो उनकी मिक्सिंग है, मतलब जब दोनों को मिक्स किया, जब जो एंथैल्पी थी उसमें कोई चेंज नहीं आया, और ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, उस सॉल्यूशन को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। क्लियर? दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट those solution in which solute, which is BB, and solvent AA interaction are almost similar to solvent solute AA AB interaction। अभी आपको समझाता हूं और अच्छे से।
और बढ़िया तरीके से आपको यहां पे समझाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ए मान लो H2, बी मान लो Cl2। ये सिर्फ समझाने के लिए है आप लोगों को। ए मान लो H2, अब इसके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, HH। Cl2 के बीच में Cl, और इन दोनों को जब वापस मिक्स किया जाएगा बॉन्ड कैसा बना, HCl। वापस आओ, फिर से समझाता हूं एक बार। अब आ जाओ, दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट बीबी, जैसे बीबी फॉर एग्जांपल मान लो Cl जो बॉन्ड था, एंड सॉल्वेंट मान लो ए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड था। इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर टू सॉल्वेंट AB, वैसी इंटरेक्शन AB के बीच में आई। कहने का मतलब, वापस चलो, कहने का मतलब जैसी इंटरेक्शन इसके बीच में, जैसी इंटरेक्शन इसके बीच में, भैया वैसी ही इंटरेक्शन इसके बीच में। कौन सी इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। कौन सी इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। The solution in which solute and the solvent interaction are almost similar to solvent interaction are called ideal solutions. These solutions satisfy the following conditions. कौन कौन सी, solution which must obey Raoult's law, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, Raoult's law obey करेगा वो solution। PA is equal to P naught A XA and PB is equal to P naught B XB। क्लियर। डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, नो एनर्जी इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब, ये ऑलरेडी आपको बता चुका है। डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ना एक्सपेंशन हुआ, ना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ना वॉल्यूम बढ़ी, ना वॉल्यूम घटी, मतलब कोई चेंजेस नहीं आए। क्लियर है। बट यहां पे आपको जो मेन है ना, वो आपको एग्जांपल है। सम सॉल्यूशंस व्हिच बिहेव लाइक नियरली आइडियल सॉल्यूशंस, उन्हें कहते हैं बेंजीन प्लस टॉलीन है वो एग्जांपल, हेक्सेन प्लस हेप्टेन है वो एग्जांपल, इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। मैं आपको एक चीज और हिंट बता देता हूं कि सर आप बताते हो कि सारे क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे, सब क्वेश्चन समझाए जाएंगे, सब कुछ बताएंगे। यहीं पर भी एक चीज और बता देता हूं। मैंने लास्ट ईयर, शायद लास्ट ईयर, मैंने एक स्कूल के पेपर में एक बड़ा ये क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चंस देखने को मिला मुझे एमसीक्यूज में। एग्जांपल दे रखे थे उन्होंने, जैसे इथाइल आयोडाइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, इस टाइप के एग्जांपल्स दे रखे थे उन्होंने। पूछा था किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको एग्जांपल्स के ऊपर भी ध्यान देना है, आपको एग्जांपल्स भी याद करने हैं। आई बात समझ, आपको एग्जांपल्स भी याद करने हैं। उसके बाद आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ठीक उसका ऑपोजिट होगा, किसका, आइडियल सॉल्यूशन का। दो सॉल्यूशन विच डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। इसमें डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि वॉल्यूम में चेंज आया, एंथैल्पी में चेंज आया, मतलब एनर्जी इवॉल्व हुई या फिर एब्जॉर्ब हुई, वॉल्यूम चेंज हुई, या एक्सपेंशन हुआ या फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार और समझ लेते हैं ठीक उसका ऑपोजिट किसका, आइडियल सॉल्यूशन का। नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation in such a case that AB interaction are weaker than AA or BB interaction and the observed vapor pressure of each component total vapor pressure is greater than the predicted by Raoult। क्या कहने का समझा रहा है, क्या समझा रहा है हमको, ये समझाता हूं। वही वाली बात आ गई हाइड्रोजन और वाली। मान लो आपके पास A और B है, आपके पास H2 है, आपके पास Cl2 है। H2 दो बॉन्ड कैसा, HH, Cl2 का बॉन्ड कैसा, Cl। जैसा इनके बीच में बॉन्ड है, क्या वैसा इसके बीच में भी बॉन्ड है, नहीं, ये ठीक उसका उल्टा एग्जांपल हो गया। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव सच अ केस, जो AB इंटरेक्शन है, इसके बीच में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है किसके बीच में, A और B के बीच में,
वीकर है देन ए एंड बी, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? डाउट? आगे बढ़े। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। चलो आपको यही समझा देता हूं पूरा कॉन्सेप्ट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और एक वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। दो टाइप के हमारे क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझ आएगा और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। सॉल्यूशन एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, थ्योरी है, साथ में न्यूमेरिकल्स भी हैं जो आपको लगाने हैं। बहुत अच्छे से समझ आएगा। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ये किसके एग्जांपल्स हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, जो रॉल्स लॉ को ओबे क्या बोला था? नहीं करता है। रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। आई बात बच्चों समझ? नहीं आई? इस चैप्टर में नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, इसके बाद बहुत कुछ ग्राफ्स, इसके बाद एलिवेशन इन बीपी, डिप्रेशन, इन फ्रीजिंग पॉइंट, हम सब के सब पढ़ेंगे। हम डेली आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं, हम डेली आपको एक घर पर ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं, लास्ट अपने वीडियो में बोला मैंने कि आपको कहीं नहीं जाना है। आपको डेली आपको यहाँ पर 40-45 मिनट्स की क्लास आपको डेली 1 आवर की भी होगी, 1.5 आवर की भी होगी। धीरे धीरे हम टाइम को और ज्यादा बढ़ाएंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको डेली यहाँ आना है और बस आपको नॉर्मल क्लास लेनी है। ट्यूशन है एक टाइप की जो आपको से कहाँ प्रोवाइड हो रही है? आपके घर पे प्रोवाइड हो रही है, आप जहां बैठे हैं वहां पे प्रोवाइड हो रही है। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको यहीं पर ही, मैं यहीं पर ही प्रोवाइड कर रहा हूं आपकी क्लासेस, ट्यूशंस, सब कुछ। चैप्टर हमने शुरुआत कर दी है। सॉल्यूशन, इसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी वो इसके चैप्टर के फिनिश होने के बाद आपको मिलेंगी। और दूसरी चीज एक और, हमारे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करो ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। मैंने अपने लास्ट क्लास में भी बोला था कि आपको कहीं पर भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई पैकेज लेने की जरूरत है किसी भी प्लेटफॉर्म से। जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर जो पैकेज प्रोवाइड हो रहे हैं आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली क्लासेस हम आपके लिए यहीं पर ही यूट्यूब चैनल पर ला रहे हैं, लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपका अपना समीर सर आपके साथ यूं ही जुड़ा रहूंगा, आपकी मदद करता रहूंगा, आपकी हेल्प करता रहूंगा। कोई पैसा नहीं है, ना 1,000, ना 2,000, ना 3,000, ना 4,000, ना 1 रुपए, कुछ नहीं देना है। अगली वीडियो कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी डाल सकूं, कल डाल सकूं, ताकि आप लोगों को इजीली रोज नोट्स प्रोवाइड हो, आप रोज पढ़ सको, आप रोज प्रैक्टिस कर सको। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस इन्हीं नोट्स को फॉलो अप करना है, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, मेरे बच्चों। मैं कहूंगा कि ये एक फैमिली है, एक यूट्यूब फैमिली है, एक चैनल फैमिली है। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।